चलो हाँ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बता दीजिए, बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। 24 क्वेश्चन कितने दिए थे? 24 थे? कितने थे? कितने थे? ठीक है, चलो। हैं? 20 थे? ठीक। बढ़े आगे। लास्ट टर्न पे नहीं आया था क्या? छुट्टी पे था ना? चलो, सबसे पहले मॉड्यूल निकाल लें, बिगनर बॉक्स निकाल लें। बिगनर बॉक्स में सवाल दमदार हैं। चलो हाँ भाई, बिगनर बॉक्स 2 1 से 6 तो हो गए थे डिस्कस। 7 8 9 10 करे नहीं क्या? 11 12 13 का एक पार्ट छोड़ना है। डी या ई होगा कोई। डी वो इसलिए छोड़ना है क्योंकि वो एलसी सर्किट है। अभी हम एलसी सर्किट तक पहुंचे नहीं हैं। कौन सा कह रहा हूं? 13 का डी, एलसी ऑसिलेशन। आता है तो कर लीजिए, वैसे भी आएगा, सर्किट नंबर 8 है वो। सही है। 7 8 9 10 11 12 13 हो गए क्या? चलो सॉल्व एग्जांपल बोलो। 9 10 11 12 9 10 11 12 13 14 15 16। पक्का? देख लो, तसल्ली से पूछना हो पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने चाहिए सारे। करो, नहीं कर रहे हो क्वेश्चन जरूर करो, क्वेश्चन करने से ही काम बनेगा और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब आइए एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज आप ना, जिन्होंने पिछले 2 दिन से 3 दिन से होमवर्क किया एसी का, आप संडे को इफेक्ट देखना। आपको 9 से 10 सवाल एसी की मिलेंगे, 10 के 10 क्वेश्चन सही होंगे अगर आपने 3 दिन से लगातार मेहनत करी है। क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्लास नोट्स कर रहे हैं, बिगनर बॉक्स हो रहे हैं, सॉल्व एग्जांपल कर रहे हैं। ट्यूसडे से रेस चालू करूंगा, जब चैप्टर पूरा हो जाएगा रेस। रेस में भी वही तरीका, एक दिन पहले रेस के क्या दूंगा आपको? हिंट दूंगा, पहले आप करके लाना ट्यूसडे को, फिर हिंट दूंगा, फिर उसके अगले दिन क्या करूंगा? डिस्कस करूंगा। उससे क्या होगा? रेस भी साथ साथ तैयार हो जाएगी। तो करते चलिए, तभी मजा है। एक्सरसाइज 1 बोलो। 39 38 37 36। अरे पूछ लो, 2 3 तो पूछो। 36, हाँ सारे 30 36। ला भाई, एक तो पूछा भाई ने, अभी तुझे 2 और पूछने, ध्यान रखना। हाँ 36। अब आपसे पूछा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। सर्किट कौन सा है भाई? आरएल। आरएल सर्किट। तो बताओ 10 फाई का फॉर्मूला एक्सएल बाय आर। एक्सएल ओमेगा एल, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ। अब सारी वैल्यू दे रखी है, फ्रीक्वेंसी बताओ। 2/2 पाई, एल 1, रेजिस्टेंस 200। ये सब अपने जो जान पहचान वाले एग्जामिनर होते हैं, वो देखिए आप जानबूझ के कैसी वैल्यू दी है, बिल्कुल पूरा सॉल्व हो जाए। नहीं होता अपने इंडिया में क्या भाई, फोन कर दिया पिताजी ने, आप जाते हो तो ऑफिस तुरंत काम हो जाता है। जान पहचान से ताऊ जी से फोन करा दिया, मोहल्ले में कोई बड़ा आदमी उससे फोन करा दिया, खटाखट। ये देखिए जान पहचान, सब सॉल्व हो रहा है, सब कट रहा है, कुछ नहीं करना। आंसर 1।
10 5 1 5 कितना 45 सही है 10 5 1 5 45 36 35 34 पूछ लो हाँ भाई 34 में पूछा है उसने फेज डिफरेंस बताओ आरएल सर्किट तो इक्वेशन दे रखी है 5 sin 50t तो कंपेयर कराएंगे E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी ओमेगा 50 10 5 का फॉर्मूला XL बाय R ओमेगा L ओमेगा 50 L 0.1 रेजिस्टेंस 5 ये पॉइंट हटेगा 10 50 5 कितना 45 ठीक है 34 35 36 37 38 पूछ लो 30 31 29 कर लिए क्या सारे आगे चलो और कौन से दिए थे 14 14 हो गया क्या 18 पूछ लो 18 बताओ 18 पूछ आराम से भाई मस्त खुश हो गए पूछ इसमें क्या बढ़िया पूछ आने सब चाहिए 10 मिनट ज्यादा लग जाए डाउट बताने में कोई दिक्कत नहीं है पर सब सीखो द रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ इंडक्टेंस मतलब सर्किट कौन सा हो गया आरएल ताकि फेज डिफरेंस कितना हो जाए 45 देखिए आप 10 सवाल में तो यही लग रहा है 3 देखिए एक्सएल बाय आर एक्सएल बाय आर एक्सएल बाय आर मेन फॉर्मूला यही है अब 5 कितना 45 एक्सएल की जगह ओमेगा एल ये 1 2 पाए एफ तो आर बराबर क्या हो गया 2 पाए एफ एल आर पूछा है फ्रीक्वेंसी कितनी 50 एल कितना 0.2 ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 ये कटा 5 2 10 10 पाई इंटू 2 पाई होता है 3.14 को 10 से करेंगे 31.4 इंटू 2 622.8 आना चाहिए भाई आ रहा है क्या 62.8 एग्जैक्ट सॉल्व हो रहा है और कोई एक्सरसाइज 1 16 अब पूछ लिया इसने कोई बात नहीं बता देता करके लाया है बता दे 16 10 5 एक्सएल बाय आर आप देखिए फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस बैक टू बैक 10 सवाल में लग रहा है तो ये अपने आप याद हो जाता है आरएल सर्किट 10 5 बराबर एक्सएल बाय आर अच्छा सवाल है नहीं दिया पर सुन लीजिए काम आएगा अब उसने बोला है फेज डिफरेंस बताइए तो एक्सएल को खोलेंगे कैसे ओमेगा एल तो 2 पाई एफ कितना एफ 50 एल 0.21 आर 12 अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में ये 21 है इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है 22/7 लिखो अगर तुमने उसको 3.14 ले लिया तुम फंस जाओगे उसने 21 दिया है ये इसका मतलब वो चाहता है तुम 22/7 के बारे में सोचो अभी और फंसने वाली बात है इसमें ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 7 का 3 बार 50 का 2 2 से 2 3 4 12 कौन सा ऊपर क्या बचेगा 22 बचेगा बस बटे 4 11/2 5.5 अब है फंसने वाली बात बच्चा परेशान है 5.5 की वैल्यू याद नहीं है अब लगेगा दिमाग वो देखिए 10 0 10 30 10 45 10 60 10 90 ये होता है 0 ये 1/√3 ये 1 ये √3 1.732 और ये इनफाइनाइट वैल्यू है 5 से ज्यादा जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैल्यू बढ़ रही है 1 से ज्यादा नहीं 5 से ज्यादा मतलब 1.7 से भी
मतलब 60 से तो ज्यादा एंगल आएगा पर 90 से कम आएगा। एक ही ऑप्शन है 60 से ज्यादा 90 से कम 80। 80 डिग्री आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते कभी भी जीवन में। मैं नहीं निकाल सकता, इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, क्योंकि 80 आएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर से। यहां वो चाहता है कि आप ये सोचो, कितना बढ़िया सवाल दिया है, आप सारी गणित जानने के बाद भी अटक जाओगे। इसलिए आपको कहते हैं क्वेश्चन किया करो। अब आपने आरएल बढ़िया याद किया, फॉर्मूला खतरनाक याद है, पर इस तरह के सवाल से रूबरू नहीं हुए, पेपर में फंस जाओगे। इसलिए तो सवाल सिखाते हैं, क्यों आपके पीछे पड़े हुए हैं पिछले 1 महीने से, यार क्वेश्चन कर, सॉल्व एग्जांपल कर, बिगनर बॉक्स कर, एनसीईआरटी कर, क्योंकि सवाल दिमाग खोलते हैं। 5.5 आ गई वैल्यू, फंस गए। अब 5.5 क्या होता है यार, ये वो चाहता है आप ये सोचो कि 1.732 से बड़ी है तो आंसर 60 डिग्री से ज्यादा आएगा। ज्यादा में एक ही ऑप्शन है 80। 90 हो नहीं सकता, क्योंकि 90 में तो वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। बढ़िया। 16वां सवाल दिया नहीं था, मुझे पता है नहीं दिया था, उसने पूछ लिया तो बता दिया भाई। चलिए बढ़े क्या आगे, चलो अब निकालो ईएमआई सॉल्व एग्जांपल। वो 12 के 12 बढ़िया कर लेते हैं। जो करके लाए अच्छी बात है, जो नहीं करके आए वो हिंट लिख लो ताकि आज कर लेना, तो संडे की तैयारी भी हो जाएगी ईएमआई की। हाँ एक ही 0 से T, कुछ मेंशन नहीं हो तो हमेशा 1 से। क्लास में किया था ना V0/√2। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहा है। चलो तो क्लास नोट्स खोलो, पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बढ़िया, उसके बाद फिर ईएमआई के सॉल्व एग्जांपल कराऊंगा। आज एक सर्किट पढ़ाना है मुझे, सर्किट नंबर 7। चलो आज और कल 2 दिन होमवर्क कम दूंगा, 8-8 सवाल ही होमवर्क में दूंगा। कारण है संडे को टेस्ट है, आप अपना बायो मेंटेन करें, फ्लूइड मैकेनिक्स आ रहा है पुराना वो पढ़ लीजिए, समय मिल जाएगा। तो 2 दिन अपन न्यूमेरिकल कम कर लेंगे, अपने हाथ की बात है। मंडे से वापस बढ़ा देंगे 20-20 न्यूमेरिकल। ठीक है। एसी में आएगा आज तक का, आज तक जो होगा सर्किट नंबर 7 तक, कल वाला नहीं देंगे। नहीं कल पढ़ाऊंगा तो सही आगे। चलिए लिखें, क्या कह रहा था। हाँ एक कंसेप्चुअल पॉइंट, इसको समझना भाई। अब शांत हो जाए, बातें बंद करें, वापस फिजिक्स की रिदम में आए, और रिदम ही चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मेरे पास एक लूप है या एक कोई रेल का ट्रैक है, और यहां से मेरी रॉड ने चलना चालू किया x बराबर 0 से, v वेलोसिटी से चल रही है। जो फील्ड है वो यहां तक है, कहां तक है, x बराबर b तक। सुनते जाइएगा, याद आ गया हो किसी को, एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल। उसने क्या एक डायग्राम बनाया इसलिए आपको फील्ड नहीं आ रही, मैं आपको 6 डायग्राम बना के दिखाऊंगा, आपको मजा आ जाए। फील्ड कहां तक है, x बराबर b तक, डॉट डॉट डॉट, ये फील्ड है। सुनते जाइएगा, बहुत मस्त। एम्स में तो आया हुआ है क्वेश्चन, नीट में नहीं आया है। आ सकता है पेपर बढ़िया बनता है तो एक तो क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं। सॉल्व एग्जांपल है एनसीईआरटी का। ये क्या बनाई जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड है डॉट आउटसाइड में। ठीक है। अब ये जैसे से रॉड आगे बढ़ेगी, क्या जो फ्लक्स पास होगा वो बढ़ता जाएगा क्या। मजे की बात है, हम अच्छे शब्द नहीं बोल पाते, हम बोलते हैं रॉड का फ्लक्स। यार रॉड का कोई फ्लक्स थोड़ी ना होता होगा, फ्लक्स हमेशा किसी एनक्लोज्ड एरिया से निकलता है। इन शब्दों में जान है, ये पढ़िए कि फाई बराबर बी ए बोलते हैं, तो ए क्या है, एरिया जहां से वो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं। अब जरा बताइए, एरिया क्लोज पता है कौन सा वाला है, ये रॉड को होता हुआ इस ट्रैक से होता हुआ, ये एनक्लोज्ड एरिया।
क्या ये बढ़ रहा है क्या रॉड के आगे जाने से? फील कर, रॉड के आगे जाने से ये वाला एरिया बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब जो फ्लक्स है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बोली हाँ है क्या? क्या ये जीवन भर बढ़ता रहेगा क्या? नहीं सर, नहीं सर, क्योंकि फील्ड तो x बराबर b तक ही है। अगर रॉड आपकी आगे निकल गई तो क्या होगा? क्या फ्लक्स जीरो हो जाएगा या कांस्टेंट हो जाएगा? कई बच्चे बोलते हैं जीरो हो गया। अरे सर रॉड तो बाहर आ गई। रॉड के बाहर आने से मतलब थोड़ी ना है, फ्लक्स तो लूप से पास होता है। क्या अभी भी ये लूप नहीं बन रहा क्या? ये बन रहा है ना। बताओ पूरा एरिया लूंगा या सिर्फ इतना ही लूंगा? क्यों सिर्फ इतना ही क्यों? क्योंकि फील्ड यहीं तक है ना। एरिया तो पूरा पर फील्ड तो यहां तक है। सर ऐसी कोई कहानी याद दिलाओ, बिगनर बॉक्स का लास्ट क्वेश्चन, बिगनर बॉक्स 1 का लास्ट क्वेश्चन। उसमें डिस्क इतनी बड़ी थी, किसका एरिया लिया था भाई तूने? डिस्क का या सोलेनोइड का? क्योंकि सोलेनोइड तक ही तो फ्लक्स पास हो रहा है। क्या इसका जीरो बोल देते थे क्या? अरे बाहर तो सर फील्ड ही नहीं। नहीं सर, कुछ तो एरिया हमेशा ही उसमें से पास हो रहा है। ये देखिए, क्या हमेशा फ्लक्स अब इतना ही रहेगा? कब तक? वो कह रहा है रॉड कहां तक जा रही है? 2b तक। अब देखना, मैं ग्राफ बनाने की इच्छा रख रहा हूं। 0 से b तक फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, b से लेके 2b तक कांस्टेंट है। फील करिए। सर जीरो कहां है? ये रहा जीरो। रॉड टक 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 आगे चलती जा रही है। एरिया बढ़ता जा रहा है, एरिया बढ़ता जा रहा है, फ्लक्स भी बढ़ता जा रहा है। पर जब बी के बाद अब वो 2b तक जाएगी तो फ्लक्स जो है वो क्या रह गया? कांस्टेंट। अब उसने क्या किया? 2b के बाद रॉड को पलट दिया। अब रॉड को कहां ला रहा है? वो अंदर ला रहा है। फिर बताओ 2b से b तक वापस आएगी तो फिर क्या रहेगा? 2b से b वापस कांस्टेंट ही रहेगा। ये तो है बाहर जाने का, यहां तक। इसके बाद अंदर। बताइए बी आने तक कांस्टेंट, फिर वापस। क्यों घटेगा? क्यों क्यों घटेगा? बताओ क्यों घटेगा? क्यों घटेगा? जब ये यहां आ जाएगी, अब जैसे से पीछे आती जाएगी एरिया कम होता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? बताइए, इसको पढ़िए। ये कब का है? 0 से b। ये b से 2b लिख सकते हैं। ये 0 से b, ये b से 2b, ये 2b से b, और ये b से g। ये फ्लक्स का है। क्या ईएमएफ का बता सकते हैं? हाँ सर, ईएमएफ तो इसकी स्लोप होती है। क्यों सर स्लोप क्यों बोलते हैं? मैं और एएसपी सर आपको यही तो बात सिखाते कोशिश कर रहे हैं यार, कि डी फाइव बाई डी टी तुम्हारी वो आंखें आ जाएं जो तुम देख के बता सको। डी फाइव बाई डी टी स्लोप, यही तो सिखा रहे हैं हम। एफ बराबर माइनस ड्यू बाय डी एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर माइनस डीवी बाय डी एक्स, फोर्स एफ बराबर माइनस डीपी बाय। ये फॉर्मूला देखने के बाद अगर तुम ये सोच पा रहे हो कि फोर्स वास्तव में स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम कर्व है, तो तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो। कि तुम देखते पता लगा दो कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व, सर फोर्स होता है स्लोप ऑफ पोटेंशियल एक्स कर्व। ये सीखना चाहिए। रोज हथौड़ा मारते हैं, रोज आपके हथौड़ा मारते हैं। भाई सीख सीख। अच्छा हाँ सर, डी फाइव बाई डी टी ये क्या है? स्लोप। अब स्लोप पढ़ो। इसकी स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव, और बाहर क्या है? माइनस। स्लोप जीरो, जीरो। स्लोप जीरो, जीरो। इसकी स्लोप नेगेटिव, और बाहर माइनस है, पॉजिटिव। खत्म। ये आ गया ईएमएफ का। अब उसने पूछा फोर्स का। फोर्स का भी अपोजिट आएगा। पूछो क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। जब ये बाहर जा रहा होगा तो कहानी याद करो, फोर्स कहां लगता था? मैग्नेटिक फोर्स अंदर, तभी तो रिटार्ड होता था। और सोचो जब पीछे आ रहा होगा इधर, तो फोर्स उसके अपोजिट लग रहा होगा, तो फोर्स की रिएक्शन क्या हो गई? पलट गई। आपने ग्राफ देखा हो जो एनसीईआरटी पढ़कर आए हैं, उसने फोर्स की रिएक्शन को क्या करा है? पलटा है। और पावर को हमेशा ऊपर ऊपर ही रखा है, क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अब निकालिए। 6.11 से चालू करते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं आपको सटीक हिंट दे रहा हूं, उसको फॉलो करें और करें, तब मजा है। एनसीईआरटी खोल लीजिए,
सॉल्व एग्जाम्पल। स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है, देखता हूँ भाई, साफ करता हूँ, कोशिश फोकस करने की। मुझे तो यहां से साफ दिखाई दे रही है भाई, एक बार सब बताएं चैट पे। मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, सब क्लियर है सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। चलो भाई सॉल्व एग्जाम्पल निकालें। एक एक क्वेश्चन का बढ़िया हिंट सुने और अपनी कॉपी में लिख लें और घर जाके करें और एक्सपीरियंस करें न्यूमेरिकल ज्यादा करने का, यही फायदा दिला सकते हैं। थ्योरी कितनी भी पढ़ लें, सर थ्योरी कहां पढ़ूं, थ्योरी पढ़ना बायो में, अब ये तो सोच लेना दिया हुआ है। सर थ्योरी, फिर थ्योरी पढ़ने का मन करता है, बायो पढ़ना, आईओसी पढ़, ठीक है सर। न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल के लिए फिजिक्स में। थ्योरी पढ़ने का मन कर रहा है, आईओसी पढ़ना भाई, पूरी पूरी कॉपी भरी हुई है, उसको अच्छी से तैयार कर। चलो लिखें एनसीईआरटी 6.13 नहीं 6.11। कमला, कमला हो गया क्या भाई, क्या कह रहा है वो बताओ। मैक्सिमम ईएमएफ कितना, एन बी ए ओमेगा। आसान सवाल। 6.10 में आओ, 10 6.10 में आओ, 10 का सॉल्यूशन काट दो, बेकार है, डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, हमने क्लास नोट्स में लिखा है। एनर्जी डेंसिटी बताइए, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, याद आया। और उसने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई है, हमने भी बढ़ाई थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। सॉल्यूशन काट दीजिए, कोई काम का नहीं है सॉल्यूशन। एनर्जी डेंसिटी ऑब्जेक्टिव लेवल पर डायरेक्ट याद होनी चाहिए, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। आज आधे घंटे में सुपर फास्ट वापिस करिएगा, जो जो अभी हिंट सुन रहे हैं लिख रहे हैं। फिर आइए 6.9 पर। 6.9 याद आया, 2021 का प्रश्न यही है, नीट 2021 वहां लिखो ताकि मजा आए। दो लूप देखते याद आ जाएगा। किसी को आंसर याद हो क्या लिख सकते हैं, अंदर वाले का स्क्वायर। 2021 का सवाल, सॉल्व एग्जांपल इसलिए करवा रहे हैं, देखो क्वेश्चन ऐसे कैसे कॉपी होते हैं। 6.8 में आओ, 6.8 6.8 क्या कह रहा है वो। अच्छा ये तो अभी वाला क्वेश्चन क्लास अभी कराया, ग्राफ वाला, स्टार लगाइए, एम्स में आया हुआ है, अच्छे से करिएगा। 6.8 6.7 पे आओ, 6.7 6.7 में वो कह रहा है स्पॉक्स घूम रही हैं, याद करो, पहिया घूमता है तो हाफ बी ओमेगा। 2020 में आया है क्वेश्चन, कोविड के पेपर में, स्पॉक्स वाला। इसकी लास्ट लाइन पढ़ो तेज आवाज में, बड़ा जबरदस्त है, लास्ट लाइन पढ़ो, तेज तेज बोलो। क्या मस्त शब्द लिखा है, नंबर ऑफ स्पॉक्स इज इमटेरियल। इसका मतलब ईएमएफ स्पॉक्स की संख्या पे डिपेंड ही, बिकॉज ऑल द स्पॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। किताब पढ़ने से, शब्द पढ़ने से बड़ा जबरदस्त समझ में आता है, कितना बढ़िया लाइन लिखी है। स्पॉक्स की संख्या पे ईएमएफ डिपेंड ही नहीं करता, बिकॉज ऑल द स्पॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2020 का क्वेश्चन बना है सेम यही। 6.7 6.6 पूरा सॉल्यूशन काट दीजिए, उसने पूरा डेरिवेशन किया है पूरे एक पेज में। काम का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। 6.6 मॉड्यूल लायो, अभी बताता हूं, मॉड्यूल लायो, वो बुक लायो तो सॉल्यूशन कट कर दो, उससे क्या होगा, परेशान नहीं होंगे। इतना बड़ा जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक शब्द काम का है, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। उसने अगर डिराइव किया है, और हमने भी इंटीग्रेशन करके इसको डिराइव किया था। अब आओ 6.5 6.5 6.5 के 3 पार्ट हैं। चलो ए पार्ट पढ़ो, कौन पढ़ेगा, हाँ भाई पढ़ोगे ए पार्ट, तेज आवाज में पढ़ो, क्लियर। बस रुको, दोनों शब्द बढ़िया बोल दिए, कॉइल भी स्टेशनरी और मैग्नेट भी स्टेशनरी। सर चैप्टर का कोई काम ही नहीं है, छुट्टी कर दो। क्यों, अगर मैग्नेट भी स्टेशनरी है, कॉइल भी स्टेशनरी है, तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा ही नहीं भाई, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ तभी आता है जब फ्लक्स में क्या होता है, चेंज,
और आज शुक्रवार के दिन अपने शब्दों को और अच्छा करो। फ्लक्स में चेंज नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। केवल फ्लक्स में चेंज क्यों बोलते हो? अच्छा शब्द बोलो। किस में चेंज होना चाहिए? अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज करेगा ना तो कुछ नहीं होता। चेंज किस में होना चाहिए? क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव करो। हम बोल रहे थे फ्लक्स में चेंज, फ्लक्स में चेंज। आज बेहतर शब्द बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। अब पढ़ो बी पार्ट। अब देखिए कितना अच्छा बोला। एक कैपेसिटर को उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमाना चालू कर दिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से कुछ भी पैदा नहीं होता। बन सकता है सवाल, क्योंकि अपन ने तो रटा हुआ फ्लक्स में चेंज। आज बेहतर समझा, फ्लक्स नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज। अब वो कह रहा है कैपेसिटर को घुमा रहे हो, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होने से कुछ भी पैदा नहीं होता। आंसर है नो इंड्यूस ईएमएफ। सही है क्या? बैठो। अब इसका जो सी पार्ट है ना वो भी बड़ा दमदार है, और ये एआईपीएमटी का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 लिख लें वहां पर। अब याद आ जाएगा डायग्राम बनाते ही। एक सर्कल, एक इलिप्स। बताओ किसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहता था? स्क्वायर और रेक्टेंगल। याद आया? सर्कल में, इलिप्स में ईएमएफ कांस्टेंट। कारण बताओ। इसका एरिया चेंज होने की रेट यूनिफॉर्म नहीं है। देखिए यही सवाल है, यहीं से एआईपीएमटी में आया है क्वेश्चन। यही पूछा है उसने कि एक रेक्टेंगल और एक सर्कल, तो बताओ किसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा? आंसर है रेक्टेंगल में। क्लास नोट से बताया है, सर्कल और इलिप्स में कांस्टेंट नहीं रहता। बनी बात? सारे क्वेश्चन काम के। चौथा पार्ट बिगनर बॉक्स का क्वेश्चन है, क्लास नोट्स में भी कराया था। पोलैरिटी बताओ। पहले करंट फ्लो कराओगे, इलेक्ट्रॉन करंट के फ्लो से उल्टे। आगे आओ। 6.4 6.4 में आओ। 4 कर सकते हो क्या? बहुत सरल। एक लूप अंदर आ रहा है तो क्रॉस है तो क्या पैदा करेगा? डॉट। दो बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो सेम पैदा करेंगे। बहुत आसान सा सवाल। 6.3 6.3 फिर फेमस है। 6.3 फिर फेमस है। उसमें कॉइल कितने डिग्री पे घूम रही है? 180। याद आया? क्लास नोट का सवाल यहीं से 2018 में आया है। किसी को याद हो तो साथ दो। पहले फ्लक्स आता है एनबीए 180 पर माइनस एनबीए, और चेंज इन फ्लक्स बताओ तो मजा आ जाएगा। 2 एनबीए। 2018 नीट का क्वेश्चन है, 180 डिग्री घुमाना। बहुत ही फेमस सवाल। 6.3 यहां से आपको आइडिया लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2021 का है, ये 2018 का है, ये 2020 का है। हर हर सॉल्व एग्जांपल कहीं ना कहीं आया हुआ है। हमें तो चारों एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पता है। ये इस साल 6 बार रिपीट हुआ है, ये 3 बार रिपीट हुआ है, ये एडिशनल से डेटा चेंज करके आया है। आप इतना सीख जाओगे, आपको पता लग जाएगा कि यार एनसीईआरटी कितना कितना जरूरी है। कि सवाल देखते पता लग जाता अच्छा ये प्रोफाइल तो वहां से चुराई गई है। करो मेहनत, सॉल्व एग्जांपल सारे करो। आपको एक एक क्वेश्चन की टैगिंग समझ में आएगी। अच्छा ये सवाल वहां पूछा गया तो यहां से लिया गया। मेहनत करने पर है। अब आओ 6.2 पर। 6.2 को स्टार लगाओ। ये स्टार इसलिए है, जो करके आए हैं वो मेरी बात समझ सकते हैं। इसमें एंगल नहीं दे रखा, जबकि सॉल्यूशन में तो 45 डिग्री। पता नहीं इसने कहां से लिया है। अब देखो समझ में आया हो किसी को तो देखो, फील कराता हूं मैं आपको। ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, पर ये ऐसे होते ही नहीं है। ये होते कैसे हैं वो देखो। खूब सिखाया आपको, और अभी 1.5 महीने में 20 बार और सिखाऊंगा। जाऊंगा थोड़ी ना बगैर सिखाया आपको। ये देखो, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये ऐसे नहीं होते, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे हैं। पहली बात तो ये दिमाग में रखो। अब वो क्या कह रहा है, एक कॉइल है जो ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखी गई है वर्टिकल। भैया ऊपर आप एनसीईआरटी लेकर देखना, समझना, इमेजिनेशन करना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिख रहा है? ईस्ट वेस्ट, इसको मैं ऐसे कर रहा हूं। ईस्ट बताओ कहां है ईस्ट? ये रहा, देख लो ईस्ट इधर है, ठीक है ऊपर है। अब कॉइल को रखना है ईस्ट वेस्ट में वर्टिकल। कैसे रखेगा? ये देखो कितना बढ़िया रखा है इसने, ईस्ट वेस्ट में। और कैसा रखा? वर्टिकल। क्या ये बात समझ में आ गई? ये तो कॉइल रखी गई है। और फील्ड कहां है?
फील्ड उसने दे रखी है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब बिल्कुल बीच में, मतलब कितने एंगल पर, 45। उसने 45 नहीं बोला, उसने बोला है फील्ड है नॉर्थ ईस्ट में, और जब नॉर्थ ईस्ट होता है इसका मतलब होता है एंगल कितना है, बिल्कुल बीच में। अब बताइए एंगल कितना बनेगा, ऊपर आ जा। ये देखिए ये तो है वर्टिकल और ये है फील्ड 45 पर, खुद बताइए कॉइल और इसके बीच में एंगल कितना आएगा, 45। अच्छा यहाँ धोखा भी काम आएगा, लॉजिक भी काम आएगा। धोखा क्यों, 45 है ना भाई, 45 में तो 45 की हम आता है, क्यों 90 में से घटाओगे तो अभी 45 ही आएगा, भाग्य अच्छे है। अगर 30 होता तो मामला गड़बड़ हो जाता। 45 में तो लॉटरी है, सही भी सोचोगे तो भी आएगा, गलत भी सोचोगे क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है। 30 डिग्री में तो पंगा हो जाएगा, एरिया वेक्टर बाहर आ जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं, इसलिए बढ़िया सवाल है। 6.2 की लैंग्वेज बहुत प्यारी है। उसने कॉइल को कैसे रखा है, वर्टिकल ईस्ट वेस्ट में। अब आइए 6.1। 6.1 बेकार सवाल है, काट दीजिए, थ्योरेटिकल है, फिर भी बता देता हूं। भैया पढ़ो 6.1 का बी पार्ट। हाँ अब आप इंड्यूस करंट को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे, आपका तो गलमीटर खराब हो गया, करंट दिखती थोड़ी ना भाई। अब जैसे पंखा तो चलता हुआ दिखाई देता है, तब आप बोल देते हो लाइट आ रही है, पानी गर्म हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट तो करंट है। करंट तो किसी ने देखी नहीं, गैलोमीटर होता है तो क्या होता है, वहां डिफ्लेक्शन आ जाता है। अब आपका गैलोमीटर तो खराब है, तो आप क्या करोगे, एक जुगाड़ लगाओगे, वहां एक छोटा सा बल्ब लगा दो। बल्ब लगाने से क्या होगा, सर्किट में अगर करंट आएगी तो बल्ब ग्लो कर जाएगा, इसका मतलब सर्किट में क्या फ्लो हो रही है, यही पूछता है। वापस पढ़ो सवाल। हाँ, हाउ वुड यू डेमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट विदाउट गैलोमीटर। तो आप क्या करोगे, टॉर्च का बल्ब लोगे, छोटा बल्ब लोगे, सर्किट में बल्ब लगा दोगे, बल्ब का ग्लो करेगा, मतलब सर्किट में क्या आ गई। बेकार सवाल है, काम का नहीं, बैठ जाओ। 6.1 काट दीजिए, थ्योरेटिकल सवाल है। अब मुझे करने हैं 6.2 से 6.11। तो जिन्होंने हाथ नहीं लगाए आज कर लीजिएगा, ये टैगिंग करके रखिए। 7 2020 में आया है, 2018 में आया है। 6.5 का सी ये एआईपीएमटी में आया है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस नजर से पूरा एक्सरसाइज करोगे ना, आपको और मजा आएगा कि अच्छा सर ये बातें सारी काम की। बोलो बढ़े आगे, चलो आज होमवर्क लिखो। आज थोड़ा होमवर्क का मैं 8 सवाल ही दे रहा हूं, एनसीईआरटी का दे रहा हूं ताकि एनसीईआरटी खोलो इस बहाने। लिखो एसी के सॉल्व एग्जांपल, एनसीईआरटी एसी सॉल्व एग्जांपल लिखो। 7.1 7.2 7.3 7.4। जेई एडवांस की डेट डिक्लेयर हो गई है, तो सीरियसनेस बढ़ाइए, क्योंकि अगले 2 वीक में, 1 वीक में, 5 दिन में, 3 दिन में, कभी भी अपनी नीट की भी डेट आएगी, तो सीरियसनेस बढ़ाइए। अब एक एक मोमेंट का अच्छे से सदुपयोग करिए, घर जाके पूरा पढ़िए, बायो पे पूरा ध्यान दीजिए और एफिशिएंसी बढ़ाइए। छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखिए। कैसे, 90-90 मिनट का मैंने आपको बताया साइकिल बनाइए, लगातार 90 मिनट पढ़िए। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। ऐसा नहीं है दिन भर अपन पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे जो हमारा मेमोरी रिटेंशन है वो कम होता जाता है। एक्टिविटी तो वैसे ही हम हॉस्टल से यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। थोड़े से 5-10 मिनट 2-2.5 घंटे में एक्सरसाइज करिए। उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है भाई। कोई स्टूडेंट हो, एक्सरसाइज करने से ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा, दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी, आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं दिन भर टेबल कुर्सी बैठ के। हर 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद थोड़ा सा वार्म अप, 5-10 मिनट थोड़ा सा हिल लिए, थोड़ा घूम के आ गए 10 मिनट में। हाँ और क्या, उससे क्या होता है, जरूरी है नहीं, थोड़ा सा वार्म अप कर लिया घर पर ही। अपने हॉस्टल में वार्म अप का मतलब तो थोड़ा कूद लिए या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर ली, उससे क्या होगा, मेमोरी। हाँ और क्या, वो हम लोग उसमें मोटिवेशन सेमिनार में जाते हैं, तो मोटिवेशन सेमिनार में वो 10 पॉइंट्स बताते हैं बाकायदा और बिल्कुल साइंटिफिक प्रूफ के साथ कि ये 800 बच्चों पे स्टडी की गई, ये 5,000 बच्चों पे स्टडी की गई।
कि जो लोग लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं उनका आउटपुट, उनका मेमोरी रिटेंशन ज्यादा है। तो ये सब साइंटिफिक सर्वे से आता है कि यार पॉजिटिव सोच रखिए, रोज मेहनत करिए, एक्सरसाइज करिए और धीरे 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 कॉन्सेप्ट्स को बार बार पढ़िए। और 90 मिनट पढ़ा, 90 मिनट के बाद सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए तुरंत, जैसा है वहीं का वहीं रोक दीजिए, फिर दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। अगले दिन जब वापस पढ़ेंगे तो उसी चैप्टर को वहीं से स्टार्ट करें, चेंज करके देखो, देखोगे करोगे तो आपको आउटपुट लगेगा, हाँ सर मेरे फायदा हो रहा है, सर मेरे नंबर बढ़ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो अच्छी बात है। लिखिए आगे बढ़े। सर्किट नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एलसीआर रेजोनेंस। हाँ तो मैं उसके दे रहा था एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल कितने, 4, और पीछे के अनसॉल्व भी 4। तो आज का टारगेट है केवल 8 सवाल, 4 सॉल्व और 4 पीछे के अनसॉल्व, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 करके देखिएगा। 8 के 8, 4 सॉल्व 4 अनसॉल्व। कोशिश करें बुक से करें, मोबाइल में कर रहे हैं ठीक है, बुक से क्या होता है रीडिंग भी कर लेते हैं ना, तो हाँ भाई 2-3 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो उससे थोड़ी और बातें समझ में आती हैं। लिखें एलसीआर रेजोनेंस, एलसीआर रेजोनेंस। चलो लिखें when voltage across inductor, voltage across inductor is equal to voltage across capacitor, voltage across capacitor, or in other words, inductive reactance is equal to the capacitive reactance, then impedance of the circuit becomes minimum, and maximum current flows through the circuit. This condition is called resonance, and the circuit is called resonant circuit, RESONANT, resonant circuit। अच्छे से पढ़िएगा, 35 सवाल हैं इसके मॉड्यूल में, 35 बिगनर बॉक्स सॉल्व एक्सरसाइज मिलाकर, और है 20 मिनट का टॉपिक, 20 मिनट में आपको 35 सवाल दे देगा। बढ़िया तरीके से सुनिए, डायग्राम बनाना चालू करिए, सब समझा दूंगा क्या क्या इसमें बातें हैं। 3 लगे हुए हैं RL और C। आप देखिए मैंने आज ये नई चीज क्या लगाई है, ये वोल्ट मीटर। सोच के बताइए वोल्ट मीटर क्या पढ़ता है, वोल्ट मीटर पढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस। बताइए V3 किसके अक्रॉस है, अक्रॉस कैपेसिटर, इसका मतलब V3 क्या रीड करेगा बच्चों, VC। सोचो V2 किसके अक्रॉस है, अक्रॉस इंडक्टर, क्या रीड करेगा, VL। और बताओ V1 क्या रीड करेगा, VR। बोलो क्या ये बात क्लियर है क्या। फेजर डायग्राम बनाओ, निगाहें बोर्ड पे रखो, मजा आएगा। सबसे पहले आई, फिर पहला एलिमेंट बताओ, याद हो जाना चाहिए, पहला एलिमेंट R,
जहां जहां आई वहां वहां वी आर। इंडक्टर में वोल्टेज आगे, कैपेसिटर में वोल्टेज पीछे। मैंने करंट कभी आपको बोला ही नहीं, आप हमेशा वोल्टेज में बोलो, वोल्टेज साथ, वोल्टेज आगे, वोल्टेज पीछे। याद करो बच्चों, कल हमने बात सीखी थी कि यहां तीन संभावना है, VL VC से बड़ा हो या VC बड़ा हो, या एक बात और बताई थी, जब दोनों बराबर हो जाएं उसी समय सर्किट किसमें जाता है, रेजोनेंस। ये लंबाई बराबर है, VL इज इक्वल टू VC। ये देखिए काट दिया। अब बताइए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, I आगे और VR भी आगे। VL VC कहां गए, खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए, क्योंकि वो आउट ऑफ फेज हैं। आउट ऑफ फेज याद है, आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। और दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो पहली शर्त रेजोनेंस की बताइए, पहली शर्त VL बराबर VC। वो आपको VL VC नहीं कहेगा, वो पता है अलग लैंग्वेज में बोलेगा, वो बोलेगा रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V2 एंड V3 आर सेम। क्या वही बात है क्या, ये सोच के देखो, समझो बच्चों। V3 क्या रीड कर रहा है, V3 VC रीड कर रहा है। V2 क्या रीड कर रहा है बच्चों, VL। और वो कह रहा है रीडिंग ऑफ V2 एंड V3 सेम है। तो प्यारे बच्चों, अगर रीडिंग सेम है इसका मतलब VL बराबर, पहली शर्त याद रखिए, रेजोनेंस बोले तो VL बराबर। अब बोर्ड पे देखते जाइएगा धमाधम, बाद में नोट करिएगा। VL बराबर VC, VL की जगह ओम्स लॉ, IXL, VC IXC, I से XL बराबर, दूसरी शर्त, एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आगे चलो, एक्सेल का फॉर्मूला, XC का ओमेगा यहां भेजो, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट क्या हो जाता है, रेजोनेंस। वास्तव में ये तो आप सब सुन रहे हो, अच्छी बात है, पर रेजोनेंस का बेसिक मीनिंग पता है क्या होता है। दो लोग रेजोनेंस में कब आएंगे, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाए, मैच। आपकी जो दोस्ती है, जो आपकी फ्रेंडशिप है, वो भी तो रेजोनेंस है। आप किससे अच्छा महसूस करते हो, जो आपकी बातों को समझ रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आप उसकी बात को समझ रहे हो, वही तो रेजोनेंस है। फ्रेंडशिप क्या है, रेजोनेंस ही तो है, हैप्पीनेस, ये वही है। अब आप महसूस करिए, होता क्या है, ये हमने एसी सप्लाई लगाई, सुनिएगा बात को, मजा आएगा। ये E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, उस एसी सप्लाई की, सोर्स की फ्रीक्वेंसी। जब ये फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के क्या हो जाएगी, बराबर, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, सर्किट किसमें चला गया। जब ये ओमेगा किसके बराबर हो जाए, 1/√LC के बराबर हो जाए, तब कहा जाएगा सर्किट किसमें चला गया, रेजोनेंस। आप जो रेडियो ट्यूनिंग करते हो, अभी तो मोबाइल आ गया है, आप रेडियो के अंदर गए, आपने कर दिया ऑटो सेटअप। ऑटो सेटअप होते ही वो जितने स्टेशन आ रहे हैं अभी अपने कोटा में, 94.3, 92.7, 91.5, सारे स्टेशन को सेव कर देता है। आपने घर पे देखा हो अपने दादाजी पिताजी के समय में, रेडियो जो घर पे पुराने हो, आपने देखा हो, वो ऐसे रेगुलेटर से करते थे, घुमाते थे। तो भाई ये घुमाने पर क्या हो रहा था, घुमाने पर ट्यूनिंग होती है। क्या होता है समझिए, जैसे 92.7 FM आ रहा है, तो उसकी EM वेव्स, वो फ्रीक्वेंसी मेरे इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब मैं अपने रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर रहा हूं, मैच। मैं घुमा घुमा कर ऐसा देख रहा हूं, जब मेरे रेडियो की फ्रीक्वेंसी इस 92.7 से क्या कर जाएगी, मैच। आप क्या बोलोगे, रेडियो किसमें चला गया, रेजोनेंस। आपने क्या किया, अपनी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को इस एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से क्या कराया, मैच कराया। उसे हम बोलते हैं सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस। यही हम आपको पढ़ाएंगे जब आपको SHM वेव बताएंगे। वहां पर एक एक्सपेरिमेंट है सोनोमीटर, कभी आपने सुना हो, एक रेजोनेंस ट्यूब, ये सब सिलेबस में नीट में।
उसमें क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं। तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी होती है 450, 480, 512, उसकी फ्रीक्वेंसी, और फिर एक सोनोमीटर वायर होता है, वायर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और आपके ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, मैच। तो पता है सर्किट किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में। उस समय जो उसके वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कभी आपने एसएचएम पढ़ते समय सुना हो अपने स्कूल में 11वीं 12वीं में, कहा जाता है जब परेड ब्रिज से निकलती है तो क्या कहा जाता है कि भाई सैनिकों को बोल दिया जाता है अब मार्च मत करो, इरेगुलर हो जाओ। कारण क्या है, जो ब्रिज बना हुआ है पत्थर का है, पार्टिकल, हर पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेशन करता रहता है। उसकी खुद की क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, खुद की एक क्या है, फ्रीक्वेंसी, किसकी, पत्थर की, उस पार्टिकल की स्ट्रक्चर के अंदर। अब जो परेड जा रही है, अगर उनकी कदम ताल की फ्रीक्वेंसी और वो फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, मैच कर गई बाई चांस, क्या होगा पता है आपको, फ्रीक्वेंसी मैच होते ही जो पत्थर का वाइब्रेशन हो रहा था उसका एम्पलीट्यूड अचानक से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रिज टूट जाए। वो आपने वो सुना हो कि वो अपने गाने से, बोलने से, चिल्लाने से वो कांच का ग्लास तोड़ देते हैं, देखा आपने कभी, वीडियो देखिएगा, क्या हो रहा है उसमें, क्या हो रहा है जरा सुनो ना। वो भी रेजोनेंस का एग्जांपल है। क्या हो रहा है, कांच का ग्लास, उसके कांच के पार्टिकल, कांच का पार्टिकल भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। हर कांच का ग्लास, आपके घर का भी, मेरे घर का भी, और यूट्यूब में जो आप वीडियो देख रहे हो वहां भी। अब बोलने से, चिल्लाने से, एक ऐसा गाना गाने से हम क्या कर रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरी भी एक फ्रीक्वेंसी है, हम सुनते नहीं पहचान लेते कि हाँ ये सोनू निगम की आवाज है, क्योंकि और क्या, आवाज के पास क्वालिटीज होती हैं, एक पिच होता है, पढ़ा होगा आपने वेव्स में, क्वालिटीज होती है, एक पिच होता है, एक इंटेंसिटी होती है, एक क्वालिटी होती है। ऐसा बोलते हैं मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, कस्टमर केयर में बात करते हैं मन खुश हो जाता है? मतलब अपन कभी उससे मिले ही नहीं, तब भी हम पहचान लेते हैं, हाँ हाँ है, बढ़िया है सर, बढ़िया है। कारण क्या है, मेल वॉइस, फीमेल वॉइस, फ्रीक्वेंसी का खेल है। हमारी आवाज भारी होती है, फीमेल वॉइस पतली होती है, तो हम सुनकर पहचान लेते हैं कि फीमेल वॉइस है या मेल वॉइस। ये क्वालिटी होती है साउंड की। तीन फैक्टर होते हैं, इंटेंसिटी होती है, एक होती है पिच, पिच मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक होती है क्वालिटी। दो लोग हैं, दोनों की इंटेंसिटी सेम हो सकती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, फिर भी आप आंख बंद करके पहचान सकते हो, हाँ सर ये सोनू निगम की आवाज है और एक आप गा रहे हो, है ना। कारण क्या है, हम दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे गा रहे हैं, एक ही नोट पर गा रहे हैं, इंटेंसिटी भी एक है, लाउडनेस भी सेम है, उसके बाद भी जो क्वालिटी ऑफ वेव फॉर्म है वो सोनू निगम की बहुत सुपर फाइन है, इसलिए हमारे कान पहचान लेते हैं। अब देखिए ना, हम आंख बंद करके कितनी बातें पहचान पा रहे हैं। विज्ञान ने हमें समय बात समझाई है कि किसी भी आवाज को तीन बातों से पहचाना जाता है, क्या क्या, इंटेंसिटी, दूसरा पिच जिसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्वालिटी। पढ़ेंगे जब वेव्स आएगा, सब सिलेबस की बात है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। वापिस आ रहा हूं मैं रेजोनेंस पर। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये तो सब किताबी भाषा, आप 35 के 35 सवाल कर आओगे मस्ती से, मैं 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो 5 35 के 35 सॉल्व करवा देंगे। पर आपसे कोई रेजोनेंस पूछे तो आपको बोलना आना चाहिए। रेजोनेंस का एक ही मतलब होता है, जब ड्राइवर फ्रीक्वेंसी एक कठिन शब्द काम में ले लिया, ड्राइवर मींस एक्सटर्नल, ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, और जैसी बराबर हो जाएंगे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस। एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। हैप्पीनेस, इसका क्या एग्जांपल है, आप अपने पिताजी के साथ बचपन में हम जाते थे, पिताजी अपने मित्र के यहाँ ले गए, तो मम्मी पापा सब बात कर रहे हैं, उनका बेटा, मैं, हम सब आपस में बात कर रहे हैं। अब वो भाई बात कर रहा है, यूएस में इन्फ्लेशन रेट इतनी हो गई, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर रखा है, वो नाटो में सम्मिलित होना चाहता है, वो उसको मना कर रहा है, यूएस अलग अपना बता रहा है कि भाई इन्फ्लेशन रेट सबसे पिछले 40 साल में हाईएस्ट है, उसका मार्केट पे ये इम्पैक्ट आ रहा है। भाई मैं तो सब ऊपर से जा रहा है, क्या बोल रहा है। अब जैसे उसने आवाज, उसने दूसरी बातें चालू कर दी, हाँ भाई आलिया, रणवीर, है ना, है ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो ये अपनी समझ की बात है, अपन तुरंत खुश हो गए। हाँ, यही तो, यही क्या है, रेजोनेंस है।
कारण क्या हुआ, पहले जो बातें बोल रहा था वो मेरी समझ से बाहर थी, वो ना मुझे समझ में आ रही थी, ना मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट था। पर जैसी इंडियन क्रिकेट टीम की बात होने लग गई, विराट कोहली, आईपीएल की बात होने लग गई, धोनी की बात होने लग गई, अपनी समझ है उसमें, अपनी अंडरस्टैंडिंग है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, मैच हो गई। ये वास्तव में यही तो रेजोनेंस है। आप सिर्फ पढ़कर सवाल पढ़ के छोड़ देते हो। तो रेजोनेंस क्या है, दो फ्रीक्वेंसी का बराबर होना, मित्रता, फ्रेंडशिप, ये भी सब क्या है, रेजोनेंस ही तो है। रेजोनेंस का अच्छा शब्द होता है हैप्पीनेस। जब दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे हैं, अपन नहीं बोलते यार इसकी फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच करती है, नहीं बोलते अपन साधारण शब्द में, ये फ्रीक्वेंसी मैच करती है, इसका मतलब क्या है, आपका सोचना, आपका बोलना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप बगैर बोले उसकी बात समझ पा रहे हो कि हाँ यार इसकी ये फीलिंग है, तो ये क्या है। चलो बहुत बढ़िया, अपन खटाक अपने एकदम सही जगह पे हिट कर देते हैं, बुलसाई, बुलसाई। चलिए, तो अब वापस से पढ़ाई पर आए। अब आते हैं अपन शब्दों पर। जो जो एग्जाम्पल दिए सब एनसीईआरटी नीट के हैं। मार्च परेड वाला काम का है, ब्रिज का। फिर आपका रेडियो ट्यूनिंग शब्द 4 बार बोला, कारण एनसीईआरटी में 2 न्यूमेरिकल हैं, वहां लिखा हुआ है रेडियो ट्यूनिंग। तो रेडियो ट्यूनिंग शब्द बोलते हैं आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी, अरे सर ने समझा रखी थी, इसका मतलब सवाल किसका है, रेजोनेंस का है, तुरंत लगाओ ओमेगा बराबर 1/√LC। अब लास्ट शब्द बोल रहा हूं, फिर से मैच करिए, ये कौन है, सोर्स। इस सोर्स की ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, बोले तो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, ड्राइवर फ्रीक्वेंसी। और ये ड्राइवर फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1/√LC के बराबर हो जाए तो सर्किट किसमें चला जाएगा, रेजोनेंस। उस समय उसका जो वाइब्रेशन है वो मैक्सिमम। वाइब्रेशन शब्द तो आएगा किसमें, वो पुल वाले में, कांच के ग्लास टूटने वाले में। यहां शब्द आएगा करंट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब आप देखना कैसे मैक्सिमम हो, आपको आनंद आ जाएगा, देखते जाओ बोर्ड पर। जेड का फॉर्मूला बोलो, R² प्लस XL माइनस XC का रेजोनेंस समय XL बराबर, ये बराबर हो गए, बताइए कितना, R² प्लस 0 कितना, जेड क्या हो गया, मिनिमम। पहले R में कुछ ऐड हो रहा था, अब वो ऐड होना, तो बताइए सर्किट का इंफिडेंस। और सोचिए अगर इंफिडेंस कम हो गया, रुकावट कम हो गई, सर्किट में करंट मैक्सिमम। ओम्स लॉ से देख लीजिए, V बराबर IZ, I बराबर, और अगर Z मिनिमम है तो करंट बिकम्स मैक्सिमम। इसलिए कहा जाता है रेजोनेंस के समय करंट मैक्सिमम। वो कभी बोलेगा ही नहीं, आज तक उसने इतने AIPMT में सवाल दिए हैं, उसने कभी रेजोनेंस नहीं बोला। उसने अलग अलग लैंग्वेज काम में ली, कभी बोलता है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आर सेम, कभी बोलेगा सर्किट में करंट मैक्सिमम, कभी बोलेगा सर्किट का इंफिडेंस मिनिमम। और जरा सोचिए फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, आओ चेक करो। tan phi बराबर XL माइनस XC, रेजोनेंस समय XL बराबर, सोचिए XL बराबर XC है तो 0/R, tan phi 0, 0 का मतलब 0 डिग्री। फेज डिफरेंस कितना, 0 डिग्री, किसके बीच का, करंट एंड वोल्टेज। और आपको खुद दिख रहा है, देखो फेजर डायग्राम की ताकत देखो, जब VL और VC कैंसिल हो गए तो दोनों एक ही डायरेक्शन में तो बचेंगे, एक ही डायरेक्शन में बचेंगे तो एंगल कितना डिग्री आएगा, 0। चौथा सोचिए, वोल्टेज, नेट वोल्टेज किसके बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला VR² प्लस VL बराबर, तो बताइए कितना आएगा, VR² प्लस 0, V बराबर, इसका मतलब अब ये क्वेश्चन है पेपर का, V1 क्या रीड करेगा, बताओ V1 क्या रीड करेगा, V1 रीड करता है VR, और एट रेजोनेंस VR किसके बराबर, बहुत ही दमदार, एट रेजोनेंस VR किसके बराबर, V। तो क्या रीड करेगा, सप्लाई वोल्टेज। थोड़ा तेज हो गया है, वापस से समझते हैं। अभी इन जनरल सीखो, डर हटाओ, बोर्ड पे देखो, V3 किसके अक्रॉस बेटा, कैपेसिटर, क्या रीड करेगा, VC, V2 VL, V1, बोलो ये ओके है क्या। और रेजोनेंस के समय VR V के बराबर है,
तो पूछेगा एट रेजोनेंस V1 की रीडिंग बताओ, डायरेक्ट V1 की रीडिंग किसके बराबर, क्योंकि V1 रीड करता है VR और VR किसके बराबर। अब वो निबंध पढ़िए जो मैंने लिखाया, अब वो निबंध में आपको एक एक लाइन समझ में आएगी। पढ़िए निबंध। पहला, व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, रुको रुको बोर्ड पे देखते जाओ, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस, आगे पढ़ो, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू, बोर्ड पे देखते जाओ, एक्सएल बराबर, आगे पढ़ो, इन अदर और इंफिडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स, देखते जाओ, जेड क्या हो गया मिनिमम, और आगे बढ़ो, करंट इन द सर्किट बिकम, बोर्ड पे देखो, आई बिकम्स, देन दिस स्टेट इज नोन एज रेजोनेंस। बोलिए हाँ है क्या, लिख लीजिए। 5 क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आज जितने हो जाए 2-3, मंडे का, आज तो फ्राइडे है ना, कल और आएगा लेक्चर, ठीक है। सिलेबस आज तक का आ रहा है भाई, 7 सर्किट आ रहे हैं, इनका रिवीजन कर लीजिएगा। 8 से 9 सवाल एसी के हैं, मतलब टोटल मेरे वाले पोर्शन में 17 सवाल है, तो एक एसी के 9 है, 8 ईएमआई के हैं, ऐसे कुछ है। हाँ डेफिनेशन रिपीट, बेटा वो डेफिनेशन नहीं है, वो प्रॉपर्टीज है, लिख समझ। व्हेन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर is equal to voltage across capacitor, or in other words inductive reactance is equal to the capacitive reactance, then impedance of the circuit becomes minimum and maximum current flows through the circuit. This state is known as resonance. ठीक है मनीष, अभिषेक, अंशुमन, दीपक, गोविंद, गुलाम, गुलशन, हर्ष, क्लियर है बेटा, नमन, चलिए आज लिख लो लिख लो। रोज कहते हैं क्वेश्चन बनाया कर, वो समझ में नहीं आती बात, दूसरी बात तुरंत समझ में आ जाती है। देखो इतने दिन से पीछे पड़े हुए हैं, बस डंडा हाथ में लेना बाकी है कि क्वेश्चन करो क्वेश्चन करो। आज 8 सवाल ही दिए हैं, 4 अपने एनसीईआरटी के सॉल्व और 4 अनसॉल्व, 8 के 8 करके आना। और कल आपको बताऊंगा 2020, 2021, 2012, 2016 ये 4 क्वेश्चन चारों के चारों एनसीईआरटी से आए थे। कल एसी के बताऊंगा आपको करके, जब आप करके आओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा सवाल तो ऐसा कैसा एनसीईआरटी से आ रहा है, करोगे तब आप बात समझ पाओगे कि हाँ सर, इसलिए करना जरूरी है। लिखें आगे बराबर, ओमेगा का फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई, 1/√LC। वो रेजोनेंस बोलेगा ही नहीं, अगले आप 5 सवाल देखना, कभी वो रेजोनेंस शब्द बोलेगा ही नहीं, वो तो अलग अलग शब्द काम में लेगा। वो काम में लेगा करंट बिकम्स मैक्सिमम, तो आपको पता होना चाहिए अगर करंट मैक्सिमम है तो सर्किट किसमें है, रेजोनेंस। वो बोलेगा दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग बराबर हो गई, इसका मतलब VL बराबर VC, सर्किट का इंपीडेंस मिनिमम, फेज डिफरेंस 0। तो ये शब्द बोलकर ही वो आपको पता लगाना पड़ेगा कि आशीष सर सर्किट किसमें जा चुका है, रेजोनेंस। और इस बात को फील करिए, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और सर्किट की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो आपस में क्या हो जाए, मैच हो जाए। चलो बढ़े, पहला सवाल लिखिए, बहुत ही बढ़िया, जल्दी आओ। अगले वीक ईएम वेव चालू करेंगे, 3 लेक्चर का और बचा हुआ है, वेडनेसडे या डिस्कशन के साथ थर्सडे मान लीजिए,
उसके बाद ईएम वेव्स लेंगे। ईएम वेव्स पहले इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि मॉड्यूल पूरा हो जाए, छोटा चैप्टर है तो एक मॉड्यूल पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं तो वो रह जाएगा। उसके बाद फिर करंट कैपेसिटर पर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी चैप्टर के लिए कोई मना नहीं है, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरी फीस इसी से ली गई है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी पढ़ाई जाएगी। बिल्कुल लिखें, बिल्कुल बिल्कुल। आपको कहा ना 9th-10th का भी कोई टॉपिक बच गया हो, कभी मना नहीं कर रहे आपको। लिखें पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन AIPMT 2012, बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है, आप देखना। रेजोनेंस देने का स्टाइल वो मायने रखता है। अगर रेजोनेंस शब्द लिख दे फिर तो सवाल हर कोई कर लेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी फिक्स है, याद है। पर आपको सवाल पढ़कर यह पहचानना है कि हाँ सवाल किसका है, रेजोनेंस का, ये लड़ाई है। लिखो, इन एन AC circuit, in an AC circuit, L, C and R, in an AC circuit, comma, L, C and R are connected in series, are connected in series, full stop. When only C is removed, when only C is removed, the phase difference between voltage and current, phase difference between voltage and current is pi by 3. Full stop. Line change करिए. When only L is removed, when only L is removed, the phase difference between voltage and current is pi by 3. Then find out the impedance of the circuit. अब जो कह रहा है वो डायग्राम में बनाओ, तब मजा है। आपको हमेशा सिखाया है जितना हो सके प्रश्न को डायग्राम में कन्वर्ट कर लो, घर पर भी गिवन डेटा में कन्वर्ट कर लो, वो आपको एक रास्ता देगा क्या सोचना है। ऐसे पढ़ते रहोगे 4 बार कुछ नहीं होना, डायग्राम बनाओ। सोचो, क्या कह रहा है। वो कह रहा है सर पहले तो वास्तव में तीनों थे, ठीक है, अब पहले क्या किया, सी रिमूव कर दिया। अब लाला सी रिमूव कर दिया तो क्या बचा, RL बचा। अब फेज डिफरेंस, अच्छा सर 10 φ, सर आज 10 बार लगाया था अपन ने, 10 φ बराबर XL बाय R। फेज डिफरेंस कितना, पाई बाय 3 XL बाय R, 1060 XL बाय R, तो XL कितना आ गया, √3। ये तो पहली शर्त। फिर क्या कह रहा है, व्हेन ओनली L इज रिमूव। अब सिर्फ L रिमूव करेंगे तो क्या बचेगा बताओ, अब C बचेगा, RC बचेगा। अच्छा सर RC बचेगा, अब बताओ 10 φ का फॉर्मूला, XC बाय R, फेज डिफरेंस पाई बाय 3, 1060, तो XC कितना आ गया, √3 यार। देखो आप क्या मस्त सवाल दिया है, क्या XL और XC बराबर हो गए क्या,
कितना मतलब इतनी रामायण आई, अंतिम कंक्लूजन क्या आया? एक्सएल भी √3r और एक्सी भी √3r। इट मींस एक्सएल बराबर सर्किट इज इन द स्टेट ऑफ, और एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज R। बोलो। अब क्या ये लैंग्वेज आप 2-3 बार रिवाइज करोगे ना, तो पेपर में जब रिपीट होगी तो आप सोचोगे ही नहीं कि हाँ इस तरह की लैंग्वेज का मतलब होता है क्या हो गया, रेजोनेंस। कि जब सी हटाया तब भी π/3, एल हटाया तब भी π/3, इसका मतलब सर्किट किस में है, रेजोनेंस। 2-3 बार रिवाइज करके देखोगे तो दिमाग में लैंग्वेज फिक्स हो जाएगी कि इस तरह की लैंग्वेज आती है जब सर्किट किस में होता है, रेजोनेंस। टिक करना है फिर तो डायरेक्ट आया हुआ है, रिपीट हुआ है सवाल। बढ़े आगे, चलो अगला लिखो, बराबर आओ। लास्ट क्वेश्चन आज का। In the given situation, if the reading of voltmeter V1 and V2 are same, then find out the reading of voltmeter V3 and reading of ammeter. सोचो। हाँ भाई, क्या रेजोनेंस है क्या? आओ थोड़ा डर हटाओ, ये इतने सारे वोल्ट मीटर का डर क्यों नहीं हटा रहे, हटाओ ना। बोलो। V1 इंडक्टर के अक्रॉस लगा हुआ है, इसलिए ये VL रीड करेगा। V2 कैपेसिटर के अक्रॉस है, ये VC रीड करेगा। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, V1 बराबर V2 इंप्लाइज VL बराबर VC। सर्किट इज इन रेजोनेंस। बोलो हाय। इसके बाद क्या लगाओ, ओम्स लॉ। बोलो ओम्स लॉ। V बराबर IZ RMS। सर मुझे थोड़ा RMS और पीक में फंसता हूं मैं। भाई कहीं आवश्यकता नहीं है फंसने की, बिल्कुल सटीक। कुछ नहीं दे रखा, RMS। रीडिंग ऑफ अमीटर RMS, इसका मतलब RMS के बारे में काम करो। RMS VRMS 200, IRMS पता नहीं, ZR यही खतरनाक है। ZR यही सोचना है, बिकॉज सर्किट इज इन रेजोनेंस। खत्म। 200
IRMS R 100, IRMS 2 एम्पियर, खत्म। और मजा आएगा। V3 क्या रीड करेगा? V3 सर मुझे नहीं पता, V का फॉर्मूला लगा दे, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, V 200। यही तो सप्लाई वोल्टेज होता है, जिनको नहीं पता वो लिख लो, ये सप्लाई वोल्टेज होता है। VR पता नहीं और VL और VC तो बराबर है, तो जीरो ही होगा, कितना भी हो मुझे क्या करना, VR आएगा 200। और बाकायदा लिखो जो V3 है वो VR को रीड करेगा, हेंस आंसर इज 200। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कल इससे आगे बढ़ेंगे, 3-4 क्वेश्चन में आपको रेजोनेंस के और कराऊंगा और एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा। सभी लोग एनसीईआरटी लेकर आए, कर आए, मोबाइल से करें, पर क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। सही। कल 2020 और 2021 के एसी के क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वाले बच्चों होमवर्क करके लाना, अच्छी तरह से पढ़ाई करना, और 8 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, 8 के 8 एसी के एनसीईआरटी। थैंक यू।